आज के शो में। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में उखाड़ पिछाड़ शुरू, कई विकेटें गिरने लगी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान संगीन हो गया। 20 किलो आटे का थैला 2650 रुपए तक में फरोख्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर से गुमराह करने की कोशिश की। वजीर खजाना ने माशी हकायक बेनकाब कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से हम करने जा रहे हैं। वहाँ पर संगीन आटे का बहरान भी है, लेकिन सियासी उखाड़ पिछाड़ भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नासिर मूसाज़ई साहब जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत के बारे में उनकी खबरें हैं और उन्हीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ नासिर मूसाज़ई साहब खुद भी मौजूद है प्रोग्राम में, और दीगर अहम मेहमान में हमारे साथ समा बिलोर साहिबा अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा सीनियर मौजूद हैं। हमारे साथ राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं, और आप प्राइम मिनिस्टर के ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नासिर साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। हमने गवर्नेंस पे बहुत से प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा में किए हैं। आप तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, पहले इसकी तस्दीक कीजिए या तरदीद कीजिए, और फिर दूसरा बताइए कि इतने साल आप खुद भी एमएनए रहे, क्या खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि कोई डेवलपमेंट के नाम पर या तरक्की के जो दावे थे वो वाकई में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो 9 साल से वहां पर थी उन्होंने पूरे किए अवाम के लिए? शुक्रिया। बेसिकली सबसे पहले तो मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे लास्ट 2-3 दिन से वो यूए का वफद जो सूबाई और जिली वफद आया था जी, और उनके साथ ऑलमोस्ट मैंने कमिटमेंट की है, तो ये तो समझो कि मैंने पीटीआई ऑलमोस्ट छोड़ी हुई है। दूसरा जो आपने कहा कि फ्रॉम द लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर से केपीए में पीटीआई की हुकूमत है, तो यकीनन बिल्कुल मैं यहाँ के सीएम को बुज़दार प्लस समझता हूँ। बदकिस्मती से खान साहब ने ऐसे लोगों का चुनाव किया है, हम पे मुसल्लत किए थे, जिस तरीके से पंजाब में बुज़दार साहब थे, बुज़दार साहब प्लस यहाँ पे सीएम महमूद खान है, तो डिलीवरी और परफॉर्मेंस की कोई नाम निशान नहीं है। यकीन कर ले, आप इधर आ जाए पिशावर में जो इस सूबे का कैपिटल है, यहाँ के रोड्स, यहाँ के जो सैनिटेशन है, यहाँ के जो पानी का मसला है, यहाँ के जो दीगर इश्यूज है जो खुसूसन सूबे से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल में सारी चीजें ये हम आए थे कि पीटीआई चेंज लाएगी और पुराने पाकिस्तान को हम एक नया बिल्डिंग और नया पाकिस्तान बना लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमने जो पुराना पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत चल रहा था उसको भी हमने गिरा दिया है, और अभी कोई किसी किस्म की तरक्की का या उनके नए उसकी बुनियाद भी नहीं रखी है। मतलब आपसे जो आपकी जो उम्मीदें थी, आप जिस तरह कौम की उम्मीदें तहरीक इंसाफ से थी, बहुत से दावे थे, आप कह रहे हैं आप बतौर एमएनए तहरीक इंसाफ, आप तहरीक इंसाफ क्विट कर रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन कर रहे हैं, गवर्नेंस के लिहाज से कुछ नहीं हुआ। आप जब कहते हैं कि ये उस्मान बुज़दार प्लस थे या ये जिस तरह महमूद खान, तो उनकी तो करप्शन के किस्से भी बड़े सुने हमने, तो महमूद खान साहब भी क्या आपको लगता है, क्योंकि आप खुद एमएनए रहे तहरीक इंसाफ के, ऐसी खबरें थी कि वजीर आला हाउस, और हमने स्टोरीज भी की कि किस तरह सेक्रेटेरिएट में उनके गोश्त मुलाजमीन हायर थे, तो क्या मुबैना तौर पे बदउनवानी में भी मुलव्वस पाए गए ये? डेफिनेटली जो हम आए थे कि हम इस सूबे में या इस मुल्क में करप्शन का खात्मा करेंगे, वो करप्शन उससे बढ़ गया था। पुराने पाकिस्तान से नए पाकिस्तान में करप्शन इंतहा को छू गए हैं। जो इदारे हम डेवलप करने के लिए आए थे उनमें उन लोगों को बिठाया गया जो ना अहल से चुन के लाए गए हैं, जो ना डिलीवर कर सके और ना। जहां तक आपने करप्शन की बात की है, तो आज भी एक न्यूज चल रही है कि जो सूबे के जो वजीर आला के जो सेक्रेटरीट के सेक्रेट जो फंड थे सीएम साहब के, तो मेरे ख्याल में उसमें करोड़ों रुपए के गबले हुए हैं, और वहां पे जिस बेदर्दी से उनको जाया किया है या उनको अपने पसंद के लिए या उनके अपने ऐशों के लिए इस्तेमाल किया है, तो उनकी तो मिसाल ही नहीं मिलती है। यही वजह है कि जो वो पीटीआई एमएनएज कि हम उस पॉइंट उस सोच पे आए थे कि हम बाकी जो 70 साल से जो इस मुल्क को एक गाइडलाइन एक तरफ नहीं मिली थी, हम चाहते थे कि ये जो नया पाकिस्तान खान साहब। अच्छा, ये नासिर साहब ये बताएं कि आपका इख्तिलाफ नजरियाती है या ये वजह भी हो सकती है कि आपको क्योंकि टिकट मिलने की उम्मीद अब नहीं है तहरीक इंसाफ से, इसलिए आपने तहरीक इंसाफ छोड़ दियो? ये बात तो नहीं है बेसिकली मैं जिस हत्ते से हूँ
तहरीक इंसाफ का मेरे अलावा कोई और ऐसा काबिल जिक्र शख्सियत भी नहीं है, ना मेरा कंपटीटर था और ना कोई ऐसा शख्स है उसमें। मेरे ख्याल में अब ये लोगों के पीछे टिकट दावतें देंगे, कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि इस तरह नहीं सिर्फ शाह फरमान थे, इसमें यहाँ के जो गवर्नर है और 2 साल की वजह से वो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे और बाकी में इसमें यहाँ पे तो इस इलाके का कोई काबिल कदर वो भी नहीं है, बंदा शख्स भी नहीं है कि वो जाके वो टिकट लड़े और मुकाबला करे। मेरा सिर्फ इख्तिलाफ इस वजह से कि हम जिस नजरिए जिस सोच पे आए थे वो उससे उलट हो गया है, तो डेफिनेटली और भी लोग हैं नासिर साहब, क्या एमएनएज या एमपीएज आप समझते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं इसी वजह से कि दावे कुछ थे, वादे कुछ थे, हुआ कुछ नहीं है? नासिर साहब बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि 50% जो एमपीएज हैं पिशावर में 14 एमपीएज हैं, पिशावर में टोटल 14 एमपीएज है, इसमें 3 एमपीएज जो एनपी के है, बाकी पीटीआई के है, उसमें भी 50% एमपीएज की काफी तहफ्फुज़ात है। यही वजह है कि वो असेंबली नहीं तोड़ रहे, क्योंकि पीपीए में असेंबली तोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात, वो कोई इस तरह कोई रुकावट नहीं है। अच्छा। लेकिन इस वजह से नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि उनके तहफ्फुज़ात है और जो एमपीए उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो इस डर से वो केपी की असेंबली भी नहीं तोड़ रहे हैं। अच्छा, आपने नासिर साहब एक बात की थी 1-2 दिन कबल सहाफियों से, आपने उसमें कुछ थ्रेट्स का जिक्र किया था। मैं चाहूंगा जरा नाज़रीन को हम दिखा भी दें वो क्लिप, फिर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या आपको कोई मैसेज आया पे, क्या हुआ था? लेट्स से दिस, कि हमने क्लिप कहीं से लिया था, लेट्स से दिस कि क्या ये हकीकत है या नहीं। लेट्स से दिस फर्स्ट। कल परसों सीएम साहब ने एक मेरी व्हाट्सएप कर दिया कि आपको सीरियस थ्रेट है और थोड़ा सा अपनी मूवमेंट को और ख़ासकर घर से निकलने की वो ना करें। तो मैंने वैसे उनको मजाक में कहा कि ये तो अरशद शरीफ वाला थ्रेट तो नहीं है कि वो जनरेट करते हो और फिर उनका सफाया भी करते हो, तो बस यही था सिर्फ उसके। क्या ये पार्टी छोड़ने के फैसले के बाद आपको ये मैसेज आया इस तरह? नहीं, पार्टी तो वैसे तो कल जीओआई वाले आए थे, लेकिन परसों उसने वो किया था। डेफिनेटली शायद उनको पता चल गया होगा कि जीओआई की तरफ से कि उनके पास जा रहे हो, प्लान कर रहे हैं और ये उसने थ्रेट जनरेट किया होगा। नासिर साहब, आपको वजीर आला साहब ने आगाह किया थ्रेट है आपको, आपने कोई जवाब दिया इस मैसेज का और उसके बाद फिर कोई मैसेज आया जब आप मिल लिए जेयूआई के वक्त से उसके बाद? बेसिकली ये जिस तरीके से आपने ये क्लिप चलाया है ना, इस तरीके से वो 2 दिन पहले उसने जो शामिल होने से पहले या उसको वक्त आने से पहले उन्होंने मुझे अब मेरे व्हाट्सएप पे वो थ्रेड भेजा है कि थोड़ा सा थ्रेड अलर्ट भेजा है। अच्छा। तो ये जो मैंने इसमें ऑलरेडी क्लिप में आपने सुनाई दी, वही वो है। नहीं तो ये कोई डॉक्यूमेंट है या कोई सिर्फ मैसेज भेजा है कि आपको थ्रेट है, या उन्होंने कोई लिख कर बाकायदा होम डिपार्टमेंट का कोई नोटिफिकेशन है कि आपको थ्रेट है? जी नहीं, वो कंप्यूटराइज, उसने जिस तरीके से कंप्यूटराइज जो एक लेटर होता है ना, अच्छा, उसने वो मुझे फॉरवर्ड किया था। तो आपको लगता है कि ये सियासी वजह, ये सियासी बुनियाद पर है, या आपको लगता है कि ये इस वक्त जो है इसकी आपको जेन्युइन थ्रेट है? नासिर साहब, ये मुझे तो किसी और की तरफ से थ्रेट नहीं आई, सच में कह रहा हूँ, ना कोई मैसेज आया ना कोई कॉल आई, क्योंकि सीएम साहब की तरफ से आई तो मेरे ख्याल में सीएम साहब बेहतर बता सकते हैं कि ये जेन्युइन है या फेक है। तो ये आपको लगता है कि ये टैक्टिक हो सकती है कि दीगर जो आप कह रहे हैं 50% एमपीएस और ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ के अब साथ नहीं है, और ये सबको थ्रेट अलर्ट जारी हो जाए ताकि डर जाएं वो लोग? और क्या लोग डरेंगे इससे, आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल में लोगों के जो सारे हम मुसलमान हैं और हम इस चीज को बिलीव करते हैं कि जिस दिन मुकर्रर होता है वो आगे पीछे नहीं होता है, तो ये थ्रेट्स तो, और खासकर खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज है क्योंकि दहशतगर्दी का और ये थ्रेट्स का और हालात का 2000 से हम 20-22 साल से हम ये देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो हम सबका ये अभी वो ईमान है कि जिस दिन आपका कब्र में होगा तो वो ना घर में हो सकता है, और जो घर में होगा वो पहले ना कोई बेशक ईमान है। बहुत शुक्रिया आपकी अगली जर्नी के लिए, आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एहसान साहब और समर बिरो साहबा से भी हम आएंगे और एक और अहम स्टोरी के साथ खैर पख्तूनख्वा की, फिर पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल में बात होगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आपने जाना देखा किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रुकन कौमी असम्बली कह रहे हैं कि खैर पख्तूनख्वा में कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वहाँ पर उस्मान बुज़दार प्लस थे जिनकी मुबैना करप्शन की कहानियाँ भी हमने सुनी, और डेवलपमेंट के नाम पर भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वादे दावे, और ये हकीकत रही। आपने ये सूरत हाल भी जानी, लेकिन अब हम ये आपको बताते हैं खैर पख्तूनख्वा में आटे का संगीन बहरान है।
वहां पर जो आटा सरकारी फराम किया गया उसकी नाकिस हालत की भी कंप्लेंट सोशल मीडिया पे शुरू हो चुकी है। कहा गया जी कि ये आटा है ही नहीं खाने के काबिल जो वहां पर सरकारी तौर पर फराम किया जा रहा था महकमे खुराक की तरफ से। और इसी तरह से जो रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं, 2650 तक 20 किलो की बोरी की कीमत पहुंच चुकी है। जिम्मेदारी एक बार फिर सियासी गेम इस पर चल रहा है। ये कहा गया था इससे पहले जब हुकूमत थी नून लीग की कि पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है और अब हम उनसे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे। अब वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, लेकिन इस पर जो उनके वादे हैं वो वादे ही रहे तहरीक इंसाफ के बुजुर्ग के। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का संगीन बहरान का सामने। आज तारिक बशीर चीमा साहब ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी कि किस तरह इस्लामाबाद का या वफाक का इसमें किरदार कितना महदूद किरदार उनका है। आपको जरा सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा था। 40 की 40 फ्लोर मिलों को पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम सप्लाई करती है। जब वो गंदम सप्लाई करती है तो उसके बाद इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना चेक रखती है कि भाई कहीं किसी जगह पर कोई गड़बड़, कोई बदमाशी, कोई महंगाई, कोई आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करने की वो कोशिश तो नहीं की जा रही। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रीजन है मैं समझता हूं कि 38,020 kg के जो बैग्स हमें चाहिए उनके अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट दे रही है 21,750 बैग्स इन फ्लोर मिलों को। 17,000 बैग्स की शॉर्टफॉल है डेली बेसिस के ऊपर। और फ्लोर मिल्स के अंदाजों के मुताबिक 15,000 टन यौमिया दरकार है और सिर्फ 5,000 टन उनको मिल रहा है। जो अपना कोटा है वहां से वो भी उनको कोटा पूरा नहीं मिल रहा। समर साहब आपसे भी और राना एहसान साहब आपको भी खुशामदीद कहते हुए ये बताएं आप, क्योंकि इस समय बिलो साहब कि ये जिम्मेदार पंजाब को करार दिया जा रहा है, पंजाब में भी हुकूमत है, ये आटे का बुहरान क्या शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये जो नाकिस आटे की तस्वीर शेयर हो रही है ये इस पर लोग क्या बयान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? समर साहब सबसे पहले तो मैं नासिर मुस्तज़ई साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इनकी तरह एक संजीदा मिजाज आदमी जो थे वो ना उन लोगों के साथ बनते थे और आई थिंक इसीलिए बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं जो कि अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और जो एक संजीदा तर्ज़ सियासत अपनाते हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में साइडलाइन किया गया है। और जो लोग एक अपने अपोनेंट्स के साथ बदतमीज़ी और एक तज़हीका मेज़ और नॉन सीरियस किस्म की सियासत और बस हर चीज़ में चीफ मिनिस्टर साहब का कहना कि जी मैं कप्तान का खिलाड़ी हूँ और दो बैट उनको पकड़ना आता नहीं है। तो आप देख लें कि हमारे सूबे के साथ उन्होंने क्या किया है। आटे का बहरान इतना संगीन है भाई कि मैंने आज 3 घंटे इस चीज़ के साथ स्ट्रगल किया है सिर्फ अपने अकेले एक हल्के के लिए। ये सही बात है कि आटे की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इन द लास्ट 2 वीक्स ख़राब हो गई है और इसकी कंप्लेंट भी आ रही है, लेकिन लोग इतने मजबूर हैं महंगाई के हाथों कि इस आटे के लिए डेली तौर पे लड़ाई होती है, गोलियां चल पड़ती हैं, लोग बीच में ज़ख्मी हो जाते हैं, पुलिस केस बन जाते हैं क्योंकि सरकारी आटा जो है वो बहुत महदूद हर नेबरहुड की सतह पे कोई 100-150 बोरी आ रही है ऑन अ डेली बेसिस। तो आप सोच लें कि 800-900 की आबादी के नेबरहुड में 150 या 160 बोरी के ऊपर किसका क्या गुजारा होगा। डेली बेसिस के ऊपर इन आटे की लाइनों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। और अब तो पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत है, इनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्विटर पे देखें तो एक अजीब व गरीब किस्म के लव लेटर्स मुने सिलाई साहब इमरान खान के लिए लिख रहे होते हैं। तो उन लव लेटर्स के एवज इमरान खान को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कम से कम वो आटे का फ्लो खुलवा दे, थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ दे दे। 9 सालों से ये हमारे सरों पे बैठ के हुकूमत कर रहे हैं और अगर आप देख लें पार्लियामेंटेरियंस की इन्होंने कमर तोड़ दी है, अपोजिशन की तो सबसे पहले इन्होंने कमर तोड़ दी। बल्दियाती नुमाइंदागान जो है वो हर रोज सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। कोई हुकूमत नहीं है, सिर्फ जो इनके चोजन फ्यू और किचन कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो बैठ के फंड्स के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं कि कौन अपने हल्के में लेके जाएगा, कौन कौन सी क्लास 4 नौकरी कितने पैसों के ऊपर बेचेगा। आपकी नज़र से शायद गुजरा होगा कि पिछले हफ्ते एक MPA जो मिनिस्टर भी हैं, अभी सिटिंग मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर साहब ने लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टर का पूरा एक ब्लॉक यरगमाल बना लिया क्योंकि उनके पसंदीदा लोगों को वहाँ पे क्लास 4 की नौकरी नहीं मिल रही थी। तो ये तो वहाँ पे गुंडागर्दी का आलम है खैबर पख्तूनख्वा में। और अगर आप देखें
तो हर इस किस्म के इशू से चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी कैबिनेट गैर हाजिर होती है, गायब होती है, और अवाम खुद ही अपने लिए धक्के खा के कोई बंदोबस्त कर रही होती है। और इस शॉर्टफॉल का राना एहसान साहब वफाक कुछ कर सकता है क्या? वफाक एड्रेस कर सकता है इसको? राना एहसान साहब ये कहते हैं 15,000 योमिया जो रिक्वायरमेंट है और जो आ रही है वो 5,000 टन है। कुछ नंबर्स के लिहाज से आपका कोई किरदार इसमें हो सकता है कि लोगों को फैसिलिटेट करें? जिस तरह समर साहब बता रही हैं 3 घंटे उनको लगे अपने हल्के के अवाम तक ये बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए। राणा साहब देखें, मुझे समर अब्बास साहिबा की आवाज़ नहीं आई तो मुझे नहीं पता वो क्या फरमा रही थी। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें, जो आटे की ज़्यादातर जो मैनेजमेंट है वो सूबों की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि वीट सोइंग एरियाज़ का तयन करना कि कितने एरिया में टारगेट सेट करना कि सूबा कितने एरिया के अंदर सोइंग करेगा कनक की, वो भी सूबाई जिम्मेदारी है। फिर इसके साथ साथ जो वीट प्रोक्योरमेंट है, स्टोरेज है, होर्डिंग के ऊपर जो है कार्रवाई करना, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटीज का रोल है, उसमें आपके डीसीज एसीज की जिम्मेदारी है, सपोर्ट प्राइस सूबा देती है। तो ये काफ़ी हद तक जो है आटे की जो प्राइसिंग है, उसकी अवेलेबिलिटी है, वो सारा कुछ जो है वो सूबे की जिम्मेदारी है। देखें, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, जो मिनिस्ट्री वफाक में है, उसकी जिम्मेदारी है कि सूबों से डेटा ले, जो सारे सूबे हैं, और फिर तयन करे कि कितनी टोटल डिमांड है और कितनी सप्लाई है, और अगर कोई शॉर्टेज नज़र आए तो उसको इंपोर्ट कर लेना कि अगर हमारी वीट की कोई शॉर्टेज नज़र आ रही है तो अपनी इंपोर्ट करना और अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो बिल्ड करना। लेकिन वफाक भी जो है वो सूबों के डेटा पे रिलाई करता है। तो कहने का मतलब ये कि वफाक ने अपनी इंपोर्ट की जिम्मेदारी पूरी की और स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड किया। लेकिन आज अगर कोई इशू है वो ये है कि कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, कोई होर्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब ये जो गनी बैग्स हैं, ये जो बैग्स होते हैं, ये तो सूबों ने प्रोवाइड करने हैं। अगर ये बैग्स की इन्होंने अरेंजमेंट नहीं की, इसकी तैयारी नहीं की, तो या अगर उनसे हो नहीं पा रही, वो इतने नाअहल हैं, तो वो वफाक से मदद डिमांड कर लें तो उनको मदद दे दी जाती है इस मामले के ऊपर। तो ये एक पूरे तौर पे एक सूबाई मामला है जो मिसमैनेज हो रहा है, जहां मैसिव मिसमैनेजमेंट है और एब्सेंस है, जहां आपको प्राइस कंट्रोल करना चाहिए है, डेली मीटिंग्स होनी चाहिए, डीसीओज को लेनी चाहिए, जो है वो मार्केट्स के अंदर प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, कहीं कोई चीज आपको होती हुई, हुकूमत की रिट कायम होती हुई नजर नहीं आ रही। और हमें तो ऐसा महसूस होता है कि शायद ये जान के कर रहे हैं कि ये जो बहरान है या जो महंगाई है वो कमी की तरफ ना जाए, या सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में ना आए, कि ये जो बहरान है वो तैयार हो और ये जो सियासी हलचल है वो मचे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी मीडिया की भी है कि सूबों की जो जिम्मेदारी है वो उनसे वो पूरी करें। जो सूबों की जो आईनी तौर पे एक उनकी जो ड्यूटीज हैं, अगर वो पूरी नहीं कर रहे और उसकी वजह से प्राइस हाइक हो रहा है, होर्डिंग हो रही है, तो ये तो बड़ी एक तफसीसनाक सूरत हाल है। अच्छा समय बिलोर साहब, ये सूबों की जिम्मेदारी है, राना एहसान साहब जिस तरह कह रहे हैं, तो ये फरमाइएगा कि ये सूबे में ये पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, अगर इसमें जिम्मेदार करार दिया जाए तो प्राइमरीली तो खैर पख्तूनख्वा हुकूमत है, दूसरा जिम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट होगी समय बिलोर साहब कि अगर आटे का बहरान वहां शदीद सूरत हाल इख्तियार कर गया तो। समर साहब डेफिनेटली हम तो यही कह रहे हैं, और हम अपनी प्रेस टॉक्स में, अपनी मीडिया इंटरेक्शंस में बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी पंजाब से जो मसला बना हुआ है, आपकी वहाँ पे हुकूमत बैठी हुई है, आप एक बीच का रास्ता निकालें ताकि दोनों सूबों की आवाम के लिए कोई ना कोई बेहतरी और आसानी का रास्ता बने। देखिए, ये यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ की आवाम ने इनको वोट नहीं दिया, या यहाँ की हुक्मरानी इनकी कंधों पे नहीं है। ये अब वही बात है क्योंकि वो उनके कोलिशन पार्टनर हैं। अब क्या पता कि ये परवेज इलाही साहब के प्रेशर में आ गए हैं, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, यहाँ पे भी पैसों के लेन देन है। हमें समझ नहीं आ रही कि आखिरकार जब दोनों जगहों में इनकी हुकूमत है तो एक मसला इतना संगीन क्यों हो गया है। Where is the issue? Issue lies at the PTI leadership, जिनकी जिम्मेवारी है कि इसका बीच का रास्ता निकालें। और हम बार बार कह रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आप देखें इनकी अदम दिलचस्पी, मैं इस पे आता हूं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कितने। अच्छा, इस पे आता हूं, एक ब्रेक मुझे लेना है, इसके बाद राना खान साहब, समर साहब आपसे मजीद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, खैर पख्तूनख्वा की माशी और गवर्नेंस की सूरत हाल पे बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम खैर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस आटे के बहरान पे बात कर रहे हैं। कुछ देर कबल इस प्रोग्राम में नासिर मूसा ज़ई साहब भी आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, जिन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और उसकी वजह यही है कि वहाँ पर गवर्नेंस के नाम पर जो वादे हुए, जो दावे हुए, वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थे और वहाँ पर उसके बरक्स सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जमीयतुल उलमा इस्लाम में शमूलियत के हवाले से खबरें ज़ेर गर्दिश थी, जिसको उन्होंने कन्फर्म भी किया और ये भी कहा कि उनको सीएम ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और ये कहा कि आपको थ्रेट्स भी हैं और थ्रेट अलर्ट भी उनके नाम पे भेजा। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि सीएम जो खैर पख्तूनख्वा हैं वो खुद उस्मान बुज़दार प्लस ही थे, यानी उनकी अहलियत भी और उनके ऊपर जो करप्शन की दास्तानें अलग हैं जो हमें सुनने में आती हैं। मैं इसी हवाले से आज बताऊं कि दूसरा अहम वाक़या आज इसहाक डार साहब की और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें माशी सूरत हाल के ऊपर वफाकी वज़रा ने कौम को ब्रीफ किया। वाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जारी किया था, उसमें जो हक़ाइक़ तहरीक इंसाफ ने बयान किए थे, उन हक़ाइक़ के हवाले से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वर्जन दिया, फैक्ट्स एंड फिगर्स को करेक्ट किया, जो गलत कुछ फिगर्स कोट की गई थी उनको करेक्ट किया और पाकिस्तान की असल माशी सूरत हाल से आगाह किया। साथ साथ डिफॉल्ट का खतरा है या नहीं, इस पर भी बात करी। राना साहब, मैं आपसे इस माशी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई इससे पहले ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस की सूरत हाल हुई है, आटे का बहरान, माली बहरान, तनख्वाहों का बहरान, तो ये सूबे को किधर छोड़ के, यानी अगर ये, क्योंकि अगर इनका पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो रहा है वहां से तो ये किस नहज पर छोड़ के जा रहे हैं सूबे को? फाइनेंशियली किधर खड़ा हुआ है सूबा? आपने देखा है इस मामले में सूरत हाल को? देखें, अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी ये जो बन्नू में जो दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ सीटीडी के साथ, तो उन्होंने कहा ये तो बॉर्डर का काम है, इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, जबकि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो एक मेन स्टेक होल्डर है टेररिज्म को ख़त्म करने में सूबे के अंदर। जब उसको करीब से देखा तो पता लगा कि ना उनको वो तनख्वाहें मिल रही हैं, ना वहाँ कोई जो है वो जो बोनसेस मिलते हैं टेररिज्म डिपार्टमेंट्स इस तरह के जो ख़तरनाक काम जो अफसर कर रहे हैं वो नहीं है। हेडक्वार्टर के जो है वो किराए की बिल्डिंग में है और दीगर मामला गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, वो पंजाब से ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि सीटीडी को सिरे से डेवलप ही नहीं किया गया। एक एसएसपी है जो एज ए एक्टिंग डीआईजी लगा हुआ है वर्सेस वो पंजाब में 4 हैं 5 हैं। तो ये सारे मामलात और फिर ब्लेम गेम करना, जबकि आपको एक अजाफी फंड मिलता है टेररिज्म को की वजह से कि आप अपनी लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर लगाएं, लेकिन वो पता नहीं कहां लगाते हैं। तो एक तो ये हो गया। देखिए, दूसरा जो वफाक का रोल है वो तो ऑटोमेटिकली उनको 18वीं तरमीम के बाद उनको हिस्सा हर महीने मिल जाता है, जो उनका शेयर बनता है। गालबन वो 14 से 15% के दरमियान में है फंड्स का जो उनको मिलना होता है। ये आई एम नॉट श्योर दो, लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बाकी सूबों का काम है कि वो अपने रेवेन्यू जनरेट करें, अपनी रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ऐसी कोई जो है वो उनके जो डेवलपमेंट है वो नज़र नहीं आती, कोई रिफॉर्म्स नहीं नज़र आती। और 10 साल का पीरियड देखें, ये इनको होने को है मुकम्मल। इसके अंदर आप इसका कंपैरिजन सिर्फ पंजाब से कर लें कि पंजाब में जब शहबाज शरीफ 10 साल रहे तो आप उसका हेल्थ सेक्टर का कंपैरिजन कर लें, एजुकेशन का कर लें, आप उधर की ये जो जिस तरीके से सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स किए गए, आईटी का बूम आया, तो वो चीजें आपको नहीं नजर आती। राना साहब, ये बताएं, राना साहब, एटलीस्ट जो आटे की हद तक है, जो किल्लत है, इस पर कोई इंटरवेंशन किसी तरह का नहीं हो सकता वफाक की तरफ से कि अगर ये बुहरान नाअहली की वजह से इतना वसी हो गया है तो कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो सकता इस मामले पे, या बिल्कुल वफाक नहीं इंटरफेयर कर सकता? देखें, नहीं, वफाक का काम देखें, वफाक की जो मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी की, उसने इंश्योर करना है कि मुल्क के अंदर कोई बहरान ना आए, शॉर्टेज ना आए। और अगर जो सूबे जो डेटा शेयर करते हैं वफाक से, और जिस तरह सैलाब का भी डेटा जो है वो आखिर सूबों ने ही शेयर किया कि कितनी क्रॉप डैमेज हुई, उस डेटा को मद्देनजर रखते हुए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है वो पहले से ही चीजें इंपोर्ट कर लेती है। वो जो हमें डेटा दिया गया उसके एन मुताबिक हमने इंपोर्ट्स अपनी रेगुलरली की और जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसको बिल्डअप किया। अब अगर उस डेटा के अंदर कोई इशू है, या इन्फोर्समेंट के अंदर इशू है, या होर्डिंग के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, या प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं लॉन्च किया जा रहा, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम नहीं हो रहा, तो उसके अंदर वफाक के पास तो वो आला नहीं है इन्फोर्समेंट के कि हम होर्डर्स के खिलाफ जाएं, या हम लोग जो हैं वो प्राइस
कंट्रोल की कमेटीज को चलाएं। ये सारा प्रेरोगेटिव तो है ही सूबों के पास। सूबों ने तयन करना है कि अगली जो फसल लगनी है वो कितने एकड़ों पे लगनी है, उनको अवेयरनेस जो किसानों को देनी है वो सूबों ने देनी है, उनको जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो सूबों ने देनी है, फिर प्रोक्योरमेंट सूबों ने करनी है, सारे मामलात सूबों के पास है। हम एज अ फैसिलिटेटर हैं, हम उनके डेटा के ऊपर हम लोग मेक श्योर हमने करना है कि अगर कोई इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो हम करें, वो हम कर रहे हैं। वहां अगर कोई कोताही हुई है तो हमें बताएं। सही। अच्छा, और समर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा कि अभी नासिर मूसाज़ई साहब साथ थे, आपने भी उनको कांग्रेचुलेट भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। ये बताएं, क्योंकि उन्होंने ये भी दावा किया अभी इस प्रोग्राम में कि खैर पख्तूनख्वा से 50% MPs पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुक्मरान जमात को छोड़ने वाले हैं या छोड़ चुके हैं। आपकी जमात का कोई राब्ता हुआ है अब तक किसी से, और कितने MPs या MNAs आपसे राब्ते में हैं? आप ऑफिशियली ऑन एयर कुछ कंफर्म कर सकती हैं या कुछ तस्दीक कर सकती हैं इस बारे में जो उन्होंने फिगर दिया? देखिए जी, मैं फिगर तो आपको कंफर्म नहीं बता सकती, वो तो नासिर भाई को मुझसे बेहतर पता होगा। लेकिन ये है कि बेशतर उनके MPs और MNAs जो अभी अपनी नशिस्तों पे बैठे हुए हैं, उनके हमारी पार्टी के साथ राब्ते हैं। अच्छा। डबल डिजिट्स में वो हैं और हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी में, क्योंकि हम एक 100 साल पुरानी पार्टी है, हम में आगे दौड़ और पीछे छोड़ का कल्चर नहीं है। पिछले 9 साल से हमारे वो वर्कर्स या वो हल्के कि जहाँ पे हमारी पार्टी के नुमाइंदेगान एक स्ट्रगल कर रहे हैं इस आमरीत भरी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हम वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है कि हम उनको इग्नोर करके किसी न्यू कमर को, चाहे वो किसी और पार्टी से आए, उधर टिकट दे दें। और हाँ, जो कुछ हल्के वहाँ पे जहाँ पे हम कमज़ोर हैं या वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल कैंडिडेट्स की कमी है, उन हल्कों पे हम डिस्कशन करें। लेकिन बहुत सारे इनके सिटिंग MNAs MPs हमारे साथ इस वक्त राब्ते में। अच्छा, और दूसरा ये बताएं, क्योंकि जो एहतजाज हो रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से सूबा खैर पख्तूनख्वा में महंगाई के खिलाफ और मुख्तलिफ जगहों पे भूख हड़ताली कैंप भी लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ आप बता रही हैं कि 3-3 घंटे आपको आज लगे, आटा मुयसर नहीं था, तो ये एहतजाज क्यों हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है, आपको कुछ समझ आती है इस बारे में? देखिए जी, अगर आप वो एहतजाजों को देखें तो इंतहाई मज़ाहिया वो उनका एक मंजर बनता है। पेशावर में जो हुआ था उनमें एक हमारे भाई थे, वो एक प्लेकार्ड लेके खड़े हुए थे, अली बाबा और 40 चोर। तो जो वहाँ पे इर्द गिर्द 20-25 लोग ही थे, लग रहा था कि अपने बारे में ये बात कर रहे हैं। देखिए जी, ये वो लोग हैं, इन्होंने सारी उम्र प्रोपेगेंडा करके, झूठ बोल के इन्होंने अपनी सियासी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूसरे लोगों पे डिफ्लेक्ट किया है और अभी भी ये यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आटे की बहरान की बात करें तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यूटिलिटी स्टोर्स में आटे के साथ साथ घी और चीनी की भी शॉर्टेज आजकल रिपोर्ट हो रही है। और जो फेयर प्राइस की दुकानें या मार्केट्स या जो भी अवेलेबल है, वहाँ पे हुकूमती प्राइस पे ऐसी कोई रोज़मर्रा की अशिया मिल नहीं रही। डॉलर्स की एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मगलिंग हो रही है टू अफगानिस्तान अनचेक्ड, जिसके ऊपर रिसेंटली मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो ये बैठ के 25-30 लोग हर शहर में बैठ के ये किसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। फिर ये बताएं कि इनकी सूबाई हुकूमत ने क्या इकदाम लिए हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या लिए हैं, कॉस्ट कटिंग क्या ड्राइव की है, ताकि हुकूमत अपने बेजा एक्सपेंसेस को कट करके चाहिए कि आवाम के ऊपर लगाए। इन्होंने जी कर दिया है कि इनफैक्ट बिल बुलडोज कर दिया है कि जी हेलीकॉप्टर को फ्री करें, उसकी राइड्स को फ्री करें। अगर कोई गैर सरकारी काम के लिए या गैर पॉलिटिकल काम के लिए भी हेलीकॉप्टर को यूज करता है CM की सवाबदीद के साथ, तो उसको भी आप माफ कर दें। ये तो बैठ के पैसे, जो उनके पैसे हैं, ये अपने पॉलिटिकल सर्कस के ऊपर लगा रहे हैं। तो इन लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? सही। और राना साहब, आज बहुत भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, काफी देर तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राना साहब, क्या ये जो तासुर जाहिर करने की कोशिश, देने की कोशिश की जा रही थी कि मईशत जवाल पजीर है या डिफॉल्ट के करीब है या डिफॉल्ट के नहज से पहुंच चुकी है, पाकिस्तान खुदा ना खासा डिफॉल्ट कर सकता है, क्या आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको लगता है इन्वेस्टर्स और लोगों के जहनों में ये तमाम चीज़ें इनको डिनाई करने में इनको फ़ायदा होगा, ये जो उन्होंने आज डॉक्यूमेंट्स या जो चीज़ें बताई हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स दार साहब ने, उस बुनियाद पे?
देखिए, सबसे पहले तो कल जो इन्होंने वाइट पेपर निकाला उसमें ऐसा तासर दिया जा रहा था कि ये जो रिकॉर्ड महंगाई है, ये जो एक्सपोर्ट गिर रही है, ये जो ओवरऑल आपकी ग्रोथ रेट में कमी है, ये कोई PMLN या PDM की जो है वो कारकर्दगी है जिसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। देखें, दार साहब ने आज हकायक रखे कि दुनिया में रिसेशन है, दुनिया में जो हुकूमतें हैं वो ग्रोथ रेट को नहीं देख रही, वो महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। फिर आपके बहरान है, यूक्रेन रशिया की जंग है, और फिर जो जिस तसलसल के साथ इकोनॉमी गिरावट का शिकार थी और जो मिसमैनेजमेंट हुई 4 साल की, हम तो उसके प्योरली असरात को जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई चक्कर नहीं है डिफॉल्ट का, लेकिन हम मुल्क की गिरावट को, माशी गिरावट को रोक रहे हैं, जिसका तसलसल PTI ने शुरू किया। क्या मुस्लिम लीग नून को खुशी हुई थी जब उन्होंने बिजली के रेट जो है वो बढ़ाए या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई? और क्या अगर हम ना बढ़ाते तो क्या IMF के मुआहदे को हम बहाल कर सकते थे? और अगर IMF का मुआहदा ना बहाल होता तो क्या ये मुल्क जो है डिफॉल्ट ना कर जाता? तो हमारी तो सारे इकदामात जो हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए गए। बेशक उसका जो बोझ है आम आदमी को उठाना पड़ा, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वही गैस सेक्टर जिसमें जीरो खसारा था 72 सालों में, 3.5-4 सालों में 1400 अरब का खसारा PTI छोड़ के गई। जो पावर सेक्टर का 1100 अरब का खसारा था 72 सालों में, उसको 3.5-4 सालों में वो 2.5 गुना PTI करके गई, जो उसको 2500 अरब पे छोड़ के गई। जो फिस्कल खसारे थे जो हमारे 5 साल दौर में 7000 अरब के थे, इनकी सिर्फ आखिरी 1 साल के अंदर वो 5500 अरब के छोड़ के गए। तो भाई, अगर आप मुल्क को खोखला करके कहते हैं कि हमने ग्रोथ रेट दे दी, और इस मुल्क को आपने एक इंटरनेशनल जो लेंडर्स हैं उनके सामने आपने इस मुल्क की रेपुटेशन के चीथड़े उड़ा दिए कि आप उनसे मुआहदा करते थे, उनके पैसे लेते थे और फिर मुआहदे से मुकर जाते थे, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है किसी भी मुल्क के लिए कि इतनी ब्लेटेंट। फिर एमनेस्टी दी आपने, पेट्रोल सस्ता कर दिया। तो ये सारे जब आपने मामलात किए तो फिर आज आप तमाशा ना लगाएं कि महंगाई क्यों है इतनी ज्यादा, आज मुल्क के पास डॉलर्स क्यों नहीं है। वो आप अपने गिरेबान में झांक के देखें तो आपको उनकी जो वजूहात हैं आपको समझ आ जाएगी कि क्यों हम आज यहां खड़े हैं। और आज अगर हमारी हुकूमत वो फैसले कर रही है जो कि हमें पॉलिटिकल कॉस्ट जिसकी पे करनी पड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि बल्कि सर आपने मुश्किल फैसले किए, पॉलिटिकल कॉस्ट भी थी, आवाम पर बर्डन भी आया, लेकिन राना साहब अब सुन रहे हैं कि मजीद मुश्किल फैसले आप लोग करेंगे और मजीद आवाम पे बर्डन आएगा, IMF के पास जाने के लिए एक और पैकेज आएगा, मिनी बजट आएगा। तो आप किस हैसियत से और फिर किस तरह इस पॉलिटिकल कॉस्ट के बर्डन को बेयर कर सकेंगे इन द नेक्स्ट इलेक्शंस? क्या करेंगे आप लोग राना साहब, क्योंकि आपको मजीद महंगाई करनी है? पहले तो देखिए, हमें सबसे पहले तो हकीकत पसंद होना होगा कि हकायक क्या है, दुनिया में क्या हकायक हैं, और दुनिया की मईशतें जो है वो किस क्राइसिस से, दुनिया की हुकूमतों की जो मईशतें हैं वो किस क्राइसिस से गुजर रही हैं। हम भी इस दुनिया का हिस्सा है। हमारा चैलेंज ये है जो हम जिसकी वजह से हम ये डिबेट भी कर रहे हैं और हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मनवाना चाह रहे हैं कि हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है, जहां वो जो मुश्किल इकदाम है वो मुतासिर तरीन जो तबका है, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर उनके असरात कम से कम पड़े और ये प्रोग्राम भी आगे चले। क्योंकि इस प्रोग्राम के बगैर देखें आज श्रीलंका में जिस क्राइसिस में, जिस डिफॉल्ट के अंदर जब आप चला जाता है मुल्क, तो आपका जो चीजें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कि जो पेट्रोल आप 500 का मिसाल के तौर पे अगर है तो मिलता वो ब्लैक मार्केट में 4-4 हजार का है। तो हमने इन सारी चीजों को देखना है। हमने इंशाल्लाह ताला जो है वो मुल्क को एक बैलेंस के साथ इस मुआहदे को भी हमने बैलेंस आउट करना है। बार बार की गर्दान है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। लेकिन समर साहब, जो लोग ये गर्दान कर रहे हैं नहीं, उनकी अपनी जो जमात है तहरीक इंसाफ की, खैर पख्तूनख्वा में जो गवर्नमेंट है, उधर डिफॉल्ट की सिचुएशन क्या है? समर साहब प्लीज आवाम को आगाह कीजिएगा वहां पर, क्योंकि आए रोज हमने देखा कभी PDA के एम्प्लॉयज एहतजाज कर रहे थे तनख्वाहें ना मिलने पे, कभी हेल्थ के, कभी EPI के। तो वहां मौजूदा सूरत हाल माली क्या है खैर पख्तूनख्वा की, समर साहब?
देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा तो मेरे हिसाब से जो ग्राउंड पे हालात चल रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अच्छा। क्योंकि सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, इनके जो वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ है, हर महीने TMAs में तनख्वाहों के पैसे नहीं होते और हर महकमा अपना स्टाफ सरप्लस पूल में डालने की कोशिश कर रहा है। सरप्लस पूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उनको वापस ओरिजिनल उसमें भेज रहे हैं बिकॉज पैसे किसी के पास नहीं है और पैसे जो हैं मैंने आपको बताया इनकी सारी सियासी सरगर्मियों में लग गए हैं। खान साहब जमान पाक से जूम वीडियो लिंक करते हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में स्क्रीन्स लग जाती हैं, टेंट्स लग जाते हैं, कारपेट्स लग जाती हैं, चेयर्स लग जाते हैं, लाउड स्पीकर्स लग जाते हैं। ये कौन लगाता है? हुकूमत लगाती है, मेरे और आपके पैसों से लगाती है। और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो क्योंकि ये हमारी मुल्क की कॉस्ट पे अपनी सस्ती सियासत करना चाहते हैं। याद रखें कि एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें पुख्तूनख्वा के, पंजाब के और जो एक्स वफाक के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये डिस्कशन की है कि हम एक ख़त लिखें या क्या कैसे मैनूवरिंग करें कि IMF किश्त देने से रुक जाए। तो ये तो इनकी जहनियत थी और ये तो इनकी प्लानिंग थी, लेकिन हमें उम्मीद है और हम सब इस अज़म पे इकट्ठे हैं कि हम अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे और जो हार सियासी फैसले हैं हम उनमें कोशिश करेंगे कि हम आवाम को समझाएं कि ये उनकी बेहतरी के लिए ये फैसले हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। समर साहबा, राना एहसान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद हम समराइज करने की गुफ्तगू को आपके सामने जो फैक्ट्स रखे, जो स्टोरीज रखी, समराइज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में आपने देखा है एक्सक्लूसिवली नासिर मूसा ज़ई साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली जिन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा से जो उनकी एमिनशिप है उसको वो छोड़ रहे हैं, इस्तीफ़ा देके जमीयत उलमा इस्लाम में जा रहे हैं, जिसकी वजह उन्होंने बताई कि वहाँ पर गवर्नेंस और जो दावे और बुलंदोबांग वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, कोई भी हकीकत नहीं हो सका। साथ साथ आपके सामने आटे का बुहरान रखा। खैर पख्तूनख्वा में 2650 रुपये का 20 kg आटा की बोरी जो है वो हो चुकी है। फिर ब्लेम गेम, सियासत चल रही है और हकायक से पर जो मबनी बयानियाँ बनाने के बजाय झूठ की बुनियाद पर बयानियाँ बनाया जा रहा है कि वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, उसकी असल हकीकत आपके सामने रखी। साथ साथ माशी हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।